गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स को किस तरीके से बनाया जाता था, क्या आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया जाता था। एंड स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि जो मुगल टाइम पीरियड था उसमें किस तरीके की टेक्निक एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किए जाते थे इन सभी चीज़ों को बनवाने के लिए। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इस टाइम पे मुगल्स ने अलग अलग तरीके के जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, वो बनवाने स्टार्ट कर दिया और बहुत ही अलग तरीके से, कि मतलब पहले जो यूज़ हो रहा था उससे थोड़ा अलग और भी कॉम्प्लेक्स तरीके से, और भी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल्ड डिज़ाइन या फिर जो बहुत ही अलग तरीके से बनाए जाने वाले स्टाइल हैं उनको अपनाया। So Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architecture. तो ये सभी जो रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं एंड अकबर और जहांगीर, एंड स्पेशली बात करें शाहजहां की, तो ये लोग लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। सो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि उन्हें फॉर्मल गार्डन्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब कि ऐसे गार्डन्स जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हों, रेक्टेंगुलर वॉल्स से इनक्लोजर हों, मतलब चारों तरफ उनके रेक्टेंगुलर वॉल्स हों, आर्टिफिशियल चैनल्स हों पानी के लिए, ठीक है? तो मतलब जो बहुत ही सुंदर तरीके से फॉर्मली डिज़ाइन किए गए हों, जिनको पूरा सोच समझ के अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया हो, ऐसे गार्डन्स बाबर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। और ऐसे गार्डन्स को क्या कहा जाता है? चार बाग। चार बाग क्यों? क्योंकि उनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जा रहा है। और चार बाग का मतलब ही क्या है? 4 गार्डन्स। सो अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां ने बहुत ही सुंदर सुंदर चार बाग बनवाए थे कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली वाले इलाके में। तो बहुत ही सुंदर सुंदर इन लोगों ने चार बाग बनवाए थे। सो अकबर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड अलग सी इनोवेशंस हुई थी, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस। सो इंस्पिरेशन के लिए, मतलब इंस्पिरेशन मतलब कि जैसे आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, किस तरीके का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर लेना है, स्टाइल बनाना है, तो वो आइडिया लेने के लिए जो अकबर के आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया? उन्होंने जो तैमूर है, अकबर का एशियन एंसेस्टर जो थे, तैमूर, उनकी टॉम्ब का एग्जाम्पल लिया, उनकी टॉम्ब से इंस्पिरेशन ली कि तैमूर की जो टॉम्ब है वो किस तरीके से बनी हुई है, क्या उसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन यूज किया गया है, क्या स्टाइल यूज किया गया है। तो उस सबसे एग्जाम्पल लिया, आइडिया लिया और इंस्पिरेशन ली अकबर के आर्किटेक्चर्स ने, और फिर यहाँ पे बहुत सारी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स की। सो मुगल आर्किटेक्चर में जो ये सेंट्रल टावरिंग डोम है, ये आप देख सकते हो। आपने बहुत सारे जो मुगल आर्किटेक्चर है, जैसे कि ताजमहल हो गया, उसमें भी आपको एक डोम देखने मिलेगी। तो ये जो डोम है, सेंट्रल टावरिंग डोम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था मुगल आर्किटेक्चर का। इसके साथ साथ ये टॉल गेटवे, आप देखोगे बड़े बड़े इस तरीके के जो गेटवे होते हैं, वो आपको मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। तो इस टॉल गेटवे को क्या कहते हैं? पिश्ताक। तो सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे, जिसे कि पिश्ताक कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गए थे मुगल आर्किटेक्चर के। कि मुगल्स ने जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनवाए थे, उनमें इन लोगों ने इन चीज़ों का, डोम का एंड टॉल गेटवे का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था। और जैसा कि आप ये इस पिक्चर में देख ही सकते हो, ये हुमायूंस टॉम है। दिल्ली में आप जाओगे तो आपने घूमी भी होगी बहुत सारे लोगों ने। तो इसमें आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से देखने मिल सकती हैं कि इसमें सेंट्रल टावरिंग डोम भी है और जो टॉल गेटवेज भी हैं। तो फर्स्ट टाइम जो हुमायूंस टॉम है, इसमें इस तरीके के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने मिले थे। तो जो टॉम है उसको एक बहुत ही बड़े फॉर्मल चार बाग के बीच में बनाया गया है। मतलब कि चारों तरफ से चार बाग हैं, गार्डन्स हैं, और उसके बीच में टॉम है। और इस टॉम को भी एक ट्रेडिशन से बनाया गया है, और उस ट्रेडिशन का नाम क्या है? हष्ट बिहिष्ट। ठीक है? सो हष्ट बिहिष्ट के जो ट्रेडिशन है, उस तरीके से इस टॉम्ब को बनाया गया है। और हष्ट बिहिष्ट का मतलब क्या है? 8 पैराडाइजेस। ठीक है? जैसे 8 स्वर्ग हम जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से उस ट्रेडिशन से इस टॉम्ब को बनाया गया है। और इस ट्रेडिशन में होता क्या है? जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 चीज़ों का यूज़ किया है। तो क्या है कि एक सेंट्रल हॉल होता है, और इस सेंट्रल हॉल के जो है, ये सेंट्रल हॉल 8 रूम्स से सराउंडेड होता है। इसके चारों तरफ 8 रूम होते हैं, राइट? इस तरीके से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ये बीच का हॉल हो गया, और ये बाकी जो साइड में है 8 रूम्स हो गए। सो ये जो हुमायूंस टॉम है, इसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और जिसमें व्हाइट मार्बल का भी यूज किया गया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि रेड सैंडस्टोन है, और इसमें जो देखो डॉम में भी जो व्हाइट मार्बल है उसका यूज किया गया है, और इसके एजेस पर भी इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए व्हाइट मार्बल का यूज किया हुआ है।
So it was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. इसका मतलब क्या है कि शाहजहां के टाइम में, अब क्योंकि शाहजहां को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर में, तो इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो मुगल आर्किटेक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स थे, कि मतलब कोई अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग स्टाइल जो थे मुगल आर्किटेक्चर के, तो वो शाहजहां के टाइम पे सब फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गई मतलब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स को सबने साथ मिलाकर एक नया आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि जैसे मुगल टाइम पीरियड में ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डोम्स हैं, सेंट्रल डोम है, और कुछ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बन रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े टॉल गेटवेज हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें मान लो बहुत ज़्यादा विंडोज हैं, गेट्स हैं, और ठीक है, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिनमें ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, कि किसी में डोम है, किसी में बड़े बड़े गेटवे हैं, किसी में बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे गेट्स हैं। अब क्या हुआ, शाहजहां के टाइम पे फ्यूजन हो गया इन सभी चीज़ों का, कि अब ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनमें डोम भी है, लार्ज गेटवेज भी हैं, बहुत सारे रूम्स भी हैं, बहुत सारे गेट्स भी हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, फ्यूजन हो गया सभी स्ट्रक्चर्स का, सभी स्टाइल्स का। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था। तो शाहजहां के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई, स्पेशली आगरा एंड दिल्ली वाले इलाकों में। तो जो सेरेमोनियल हॉल्स थे पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए, जिसे कि दीवाने खास व आम कहा जाता है, तो उन्हें बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था। ठीक है, सेरेमोनियल हॉल्स मतलब कि जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं, और जो पब्लिक से, आम आदमियों से जो मिलना है, रूलर का, उससे जो इंटरेक्शन करना है, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह जाननी है, तो वो सभी चीज़ें एक हॉल में होती थी। ठीक है, तो सेरेमोनियल हॉल जो है, जिसके दीवाने खास व आम भी कहा जाता था, तो इसको बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया था। अब ये जो सेरेमोनियल हॉल्स थे, इनको लार्ज कोर्टयार्ड्स में बनाया जाता था, और इनको चेहल सुतन भी कहा जाता था, जिसका मतलब है 40 पिलर्ड हॉल्स। क्योंकि इस तरह के बेसिकली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, 40 पिलर्ड हॉल्स, इस तरह के हॉल्स को बनाने के लिए नॉर्मली 40 पिलर्स वगैरह का यूज किया जाता होगा, तो इसलिए 40 पिलर्ड हॉल्स या फिर चेहल सुतन उसको कहा जाता है। अब शाहजहां के जो ऑडियंस हॉल्स थे वो कुछ इस तरह बनाए गए थे कि वो एक मॉस्क की तरह लगे, वो एक मस्जिद की तरह लगे। So the pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla. तो वो पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है, थोड़ी सी उठी हुई सी जगह होती है, स्टेज टाइप, जिसपे कि उस रूलर का थ्रोन जो है, राजगद्दी जो है, वो रखी रहती थी। तो उस वाले पेडेस्टल को क्या कहा जाता था, किबला कहा जाता था। अब किबला क्या होता है, किबला वो डायरेक्शन होती है जिसको फेस करके मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं, द डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। ठीक है, तो उसको एक तरह से किबला कहा जाता था, किस प्लेस को, द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड, वो पेडेस्टल जिसपे कि जो रूलर है उसकी गद्दी रखी हुई थी, जैसे कि ये आप देखोगे। अब इसको किबला ही कह के क्यों बुलाया जाता था, क्योंकि जब सभी लोग इकट्ठा होते थे, तो जो राजा है वो तो अपने थ्रोन पे बैठेगा, वो तो अपनी गद्दी पे बैठेगा, और जो भी प्रजा है वो उसकी तरफ फेस करके बैठेगी। मान लो ये जो है राजा के बैठने की जगह है, उसका पेडेस्टल है, तो सभी जो लोग होंगे उनका फेस इसी तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस वजह से क्या कहा जाता था, इसको किबला कहा जाता था, कि वो वाली डायरेक्शन जिसमें जो सभी लोग हैं वो राजा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और इस तरह के आर्किटेक्चरल फीचर्स के वजह से और हेल्प से क्या होता था कि जो किंग है वो अपने आप को एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाना चाहता था, कि वो ये बताना चाहता था लोगों को कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब वो अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों दिखाना चाहता था, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें भगवान में बहुत ही ज़्यादा बिलीफ है, वो लोग जो है वो मानते हैं, भगवान को अच्छा मानते हैं। और अगर कोई अपने आप को बताएगा कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उसको भी अच्छा मानेंगे, वो मानेंगे कि भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है, हमारे भले के लिए भेजा है। तो कुछ इस तरह से लोग अपने सेंटिमेंट्स कनेक्ट करेंगे और उस रूलर की और भी ज़्यादा प्रेज करेंगे, उसको सराहेंगे। तो शाहजहां ने जो कोर्ट बनवाया था रेड फोर्ट में, उस कोर्ट के थ्रू शाहजहां एक कनेक्शन दिखाना चाहते थे। किस चीज के बीच में कनेक्शन, रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट के बीच में, कि एक तरह से वो ये दिखाना चाहते थे कि इस इंपीरियल कोर्ट में सभी को जस्टिस मिलेगा, या फिर इसमें कितने अच्छे से सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह का कनेक्शन जो है वो दिखाना चाहते थे अपनी प्रजा में, कि यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट में। Behind the emperor's throne were a series of Petra dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute.
तो जो एम्परर की राजगद्दी थी उसके पीछे एक सीरीज ऑफ पेट्रा ड्यूरा था। पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते हैं उनको, जैसे मार्बल वगैरह हो गया, सैंडस्टोन हो गया, उसमें जो डिप्रेशन होते हैं उनमें कलर्ड स्टोन्स को फिक्स कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, सो जैसे कि ये कुछ मान लो सैंडस्टोन से कुछ बना हुआ है और इसके बीच में जो कलर्ड स्टोन्स हैं उनको फिक्स कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो और कुछ उससे डिजाइन बनाए, तो वो क्या होता है, वो होता है पेट्रा ड्यूरा। ठीक है, तो पेट्रा ड्यूरा से एक इमेज बन रही थी जो कि डिपिक्ट कर रही थी लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फेयस। जो ऑर्फेयस थे तो उनको वो डिपिक्ट कर रही थी, और ऑर्फेयस को कैसे दिखाया जा रहा था कि वो ल्यूट बजा रहे हैं। ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कुछ कुछ वीणा की तरह होता है, तो ये एक ल्यूट है, ठीक है, वीणा की तरह आप देख सकते हैं। तो इसको बजाते हुए ऑर्फेयस को दिखाया हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्फेयस का म्यूजिक है वो बहुत ही, जो फियरस बीस्ट होता है, जो बहुत ही खूंखार दानव होता है, उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है, उसको भी काम स्टेट में ला देता है, और जिससे कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे जानवर वगैरह हैं या जो भी हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ वो को एग्जिस्ट करने लगता है पीसफुली, कि शांति से वो रहने लगता है। तो कुछ इस तरीके से जो फियरस बीस्ट है उसको भी ऑर्फियस का जो म्यूजिक है वो काम स्टेट में ला देता है। तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल है उसके थ्रू शाहजहां क्या दिखाना चाहते हैं कि जो किंग का जस्टिस है, जो किंग का न्याय है, वो सभी को एक समान रूप से ट्रीट करेगा, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, मतलब कि चाहे अमीर हो गरीब हो, मतलब जो भी ऊपर नीचे जो भी डिफरेंसेस हैं, ऐसा कोई डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, सभी को इक्वली देखा जाएगा, और एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पे सभी लोग हार्मनी से रह सकें। तो अपने ऑडियंस हॉल के थ्रू ये मैसेज देना चाहते थे शाहजहां। सो शाहजहां का जो शासनकाल था उसके शुरुआती दौर में, उसके अर्ली ईयर्स में, उसके कैपिटल आगरा में थी। वो एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे जो नोबेलिटी थी, जो नोबल पीपल थे, उन्होंने अपने घर जो हैं वो यमुना रिवर के बैंक्स पर कंस्ट्रक्ट किए कराए हुए थे। ये जो यमुना रिवर है उसके किनारों पर सभी लोगों ने, जो नोबेलिटी थी, उन्होंने अपने अपने घर बनवाए हुए थे। These were set in the midst of formal gardens constructed in the चार बाग फॉर्मेट। सो जो इनके घर होते थे तो उनको चार बाग फॉर्मेट में जो गार्डन्स बने हुए थे, तो उनके बीच में इनको कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। बट कहीं कहीं पे एक वेरिएशन भी देखने मिली, मतलब कि उसमें क्या होता था कि जो इन नोबल्स के घर हैं वो चार बाग के बीच में ना होकर गंगा रिवर, मतलब यमुना रिवर की तरफ होते थे। जो बैंक ऑफ द रिवर है, यमुना रिवर का जो बैंक है, उसकी तरफ इनके घर होते थे। और इसको क्या कहा है हिस्टोरियंस ने, दे हैव डिस्क्राइब्ड इट एज रिवर फ्रंट गार्डन्स। अब शाहजहां ने इस रिवर फ्रंट गार्डन को, ये जो सिस्टम है, इसको अपनाया ताजमहल को बनवाने के लिए। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन, कि जो शाहजहां के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एंड ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट थी, जो कि आज भी सेवन वंडर्स में आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी। सो इसमें क्या है, जो ये वाइट मार्बल स्ट्रक्चर है उसको एक टेरेस पे रखा गया है, मतलब कि ऐसे जो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर इस पूरे स्ट्रक्चर को रखा गया है। और ये जो पूरा ताजमहल है ये यमुना रिवर के किनारे पर है, ये यमुना रिवर की तरफ है। जैसे कि आप देखोगे कि ताजमहल के पीछे ही यमुना रिवर है। एंड द गार्डन वॉज इट्स टू साउथ, कि उसके नॉर्थ वाली तरफ तो रिवर हो गया और उसके साउथ वाली तरफ ये गार्डन्स हो गए। अब इस तरह की आर्किटेक्चरल फॉर्म शाहजहां ने इसलिए अपनाई ताकि जो एक्सेस है रिवर की नोबल्स के पास, क्योंकि अगर नोबल्स वगैरह भी रिवर यमुना के किनारे अपने घर घर बना लेंगे तो उनको रिवर की एक्सेस मिल जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये वाला जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है जिसमें कि जो ड्वेलिंग है, जिसमें जो स्ट्रक्चर है वो नदी के किनारे है और जो गार्डन्स हैं वो पीछे हैं, जैसे कि साउथ तरफ है, इसमें देखा हमने ताजमहल के केस में। तो ये वाला सिस्टम इसलिए अपनाया ताकि जो नोबल्स के पास रिवर की एक्सेस है वो कम हो जाए। तो दिल्ली में जो नई सिटी बनी थी शाहजहानाबाद, तो उसमें भी जो इम्पीरियल पैलेस है, जो कि जो रूलर्स के महल वगैरह हैं, वही जो है कमांड करते थे रिवर फ्रंट, वही नदी के किनारे किनारे सिर्फ इनके इम्पीरियल पैलेसेस बने हुए थे। बाकी जो नोबल्स वगैरह हैं उनको अनुमति नहीं दी गई थी नदी के किनारे अपने घर बनाने के लिए। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सुखो वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग थे, बहुत ही स्पेशल लोग थे जिनको स्पेशली फेवर्ड नोबल्स कहा गया है, कि जिनको रिवर की एक्सेस थी, बाकी और किसी को नहीं थी। और जो बाकी सभी नोबल्स थे उनको अपने जो घर थे उनको
रिवर यमुना के दूर जाके, मतलब सिटी के बीच में कंस्ट्रक्ट करवाने थे, जो कि यमुना रिवर से बहुत ही ज़्यादा दूर थे। अब जैसे कि आप ये वाला मैप देखोगे, ये आगरा सिटी का है, तो आप देखोगे कि यहाँ जो यमुना रिवर है उसके साइड में इस तरह के जो गार्डन्स हैं ये बने हुए हैं। तो ये सभी जो गार्डन्स वगैरह हैं, ये क्या हैं, ये उन नोबल्स के घर हैं जो कि रिवर के साइड में बने हुए हैं। बट अगर आप ये दिल्ली वाला सिस्टम देखोगे, शाहजहानाबाद का मैप, इसमें आप देखोगे कि सिर्फ यहाँ पे ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे ज्यादा एक्सेस इसको मिली हुई है यमुना रिवर के पास, और बाकी थोड़ी बहुत एक्सेस है जो कि स्पेशली फेवर्ड नोबल्स के लिए है। और बाकी जो भी नोबल्स हैं उनको रिवर की एक्सेस नहीं दी गई, उनको अपने घर बनाए तो भाई अंदर जाके सिटी में बनाओ, वो सिस्टम था। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। और ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो रूलर है वो नहीं चाहता था कि नोबल्स को रिवर की एक्सेस मिले। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो मुगल पीरियड है उसमें किस तरह की अलग अलग आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी, किस तरह से गार्डन्स बनवाए जा रहे थे, स्पेशली जो चार बाग्स हैं, मतलब कि जिसमें गार्डन्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने देखा कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई थी टॉम्स वगैरह बनवाने के लिए, उनको बहुत ही अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल से बनवाया जा रहा था। जैसे कि अकबर के टाइम में जो अकबर के आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने जो तैमूर है उनकी टॉम से इंस्पिरेशन ली थी, और बहुत ही अलग अलग तरीके से फोर्ट्स वगैरह बनवाए जा रहे थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देखने मिला हमें, जो कि शाहजहां के टाइम पे ताजमहल, तो उसको किस तरीके से बनवाया गया था, रिवर फ्रंट गार्डन वाले तरीके से उसको बनवाया गया था। और बहुत सारी अलग अलग आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई शाहजहां के टाइम में। जो अलग अलग एलिमेंट्स थे मुगल टाइम के, उनको एक तरह से फ्यूज कर दिया गया। किस तरह जो रूलर्स हैं वो अपने जो भी वो आर्किटेक्चर बनवा रहे हैं, जो भी वो फोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, या फिर जो ऑडियंस हॉल वगैरह बनवा रहे हैं, उसके थ्रू वो ये दिखाना चाहते थे कि जैसे शाहजहां के केस में वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड शो करना चाहते थे। और वो ऐसा शो करना चाहते थे कि जब रेड फोर्ट में उन्होंने अपना कोर्ट बनवाया कि ये ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पे सबको समान माना जाता है, सबको अ, न्याय मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये सभी चीज़ें इस सेक्शन में देखी।